हमारे हर प्रोग्राम के तमाम किरदार हकीकत और अपने तमाम तारीख़ी पस मंज़र पर मबनी है। इसमें हर तरह के ख़याली और मिथिकल पहलुओं से परहेज़ किया गया है, लेकिन विजुअल सिचुएशन के एतबार से बाज़ जगह पर स्केच टेक्निक से काम लिया गया है, जो तसव्वुराती होते हुए भी हकीकत से बहुत करीब है। और सारे प्रोग्राम के तमाम तारीख़ी दस्तावेज़ कुरान मजीद और अहादीस के साथ साथ मुख्तलिफ़ किताबों से लिए गए हैं, जो सनद के तौर पर हमारे पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने जा रहे हैं वो आपको खौफ से बाहर निकालने के लिए है और एहतियात बरतने के लिए। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान भी कुछ अलग से हैं, जिनकी ज़रूरत हमें हर कदम पे बहरहाल पड़ती है। यानी हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं और जिनकी हमें हर कदम इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत है। उस पर हमारे उलमाए कराम मराजा उज़्ज़ाम भी कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क जहां आप रह रहे हैं और अपने डॉक्टर्स से मुसलसल टच में रहें, राब्ते में रहें, ताकि वो आपको एहतियात बता सकें। डॉक्टर साहब, मेरे ख़्याल मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया एक दहशत, एक वहशत और एक खौफ के माहौल में हम सब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी रुक सी गई है। नाज़रीन, उससे पहले मैं तारुफ़ तो करा दूँ, डॉक्टर फ़ारिया हैदर साहिबा जो मौजूद हैं, और उसके अलावा हम एक मौजू पे आपसे मुलाकात आपकी करा चुके हैं, और डॉक्टर सैयद आबिद असगर साहब मौजूद हैं। ये अपने अपने फ़ील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। मैं डॉक्टर साहब, कोविड-19 और कोरोना ये नाम सुनते ही आदमी जैसे डर सा जा रहा है, खौफ का सा माहौल, और डरना भी चाहिए क्योंकि हमारे लिए एहतियात लाजिम है। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये कोरोना और कोविड-19 ये दोनों का थोड़ा सा तारुफ़ तो हो जाए, हम पहचान तो लें कि ये हैं कौन साहब, ये क्या है, इनके पहचान क्या है इनकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये कोरोना एक वायरस है। जैसे मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस ये सारे जरासीम हैं, और इसमें कोरोना जो है वो वायरस है, ये बहुत छोटा जरासीम है, और इससे जो है ये बीमारी जो पैदा हो रही है उसको कोविड-19 कहा गया है। ये बीमारी जो कोविड-19 है वो बीमारी है, और इसकी वजह कोरोना वायरस है। ये नाम जो है CO कोरोना से लिया गया है, VI वायरस है, और D जो लिया गया है वो डिज़ीज़ है, और 19 जो कहा जा रहा है वो 2019 के नवंबर में वुहान सिटी है चाइना में, वहाँ ये बीमारी सबसे पहले फैली, उनके एक लैब से वहाँ से फैली। तो ये पूरा नाम जो है कोविड-19 ये बीमारी का है, और ये फैली किस वायरस से, किससे होती है, ये कोरोना वायरस से होती है। तो यही मुख्तसर है कि डिज़ीज़ का नाम कोविड-19 है और वायरस क्या है, जरासीम क्या है, कोरोना वायरस है। उसको साहब आपकी तरफ रुजू करूँगा। ये डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया, कोरोना और कोविड-19 को एक हमारे यहाँ माहौल में चीज़ें सही से लोगों तक पहुँच नहीं पा रही हैं कि ये वायरस जो है ये फैलता कैसे है, ह्यूमन टू ह्यूमन या एक दूसरे से, या और भी जरासीम जैसे हैं, इनमें फ़र्क क्या, ये फैलता कैसे है, ये हमारे नाज़रीन को आप बता दें ताकि ये गलतफ़हमी लोगों की दूर हो जाए। ये जो कोरोना वायरस है ये एक ऐसा वायरस है जो कि एक एयर ड्रॉपलेट के थ्रू एक दूसरे से फैलता है। यानी कि अगर कोई 1 मीटर के अंदर खांस रहा है या छींक मारेगा तो उससे ये एक ड्रॉपलेट एक इंसान के दूसरे इंसान तक पहुंच जाएगा, और वहाँ कोशिश होती रहती है इंसान की अगर वो बचे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो उस कांटेक्ट में आ जाता है 1 मीटर के अंदर तो ज़्यादा चांसेस उसकी रहती हैं कि उसको ये हो जाए। जो एयर ड्रॉपलेट है, इसका जो वायरस है थोड़ा सा इतना हैवी ज़्यादा है कि बस इसके जो ट्रैवल होता है डिस्टेंस है वो 1 मीटर के आसपास ही है। तो अगर उस डिस्टेंस को हम मेंटेन कर लें, बच जाएं उससे, तो ये हम तक नहीं पहुंच पाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये इसके सिम्टम क्या हैं, ये कैसे हम पहचान करें कि ये जो जरासीम है ये हम तक भी मुंतकिल हो गया, हम तक आ गया, हम तक पहुंच गया है, ये हमारे किसी फैमिली मेम्बर में है, तो ये हम कैसे पता लगा पाएँ इसका? इसमें सबसे पहले देखना कि जो वायरस है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में से एक है। तो सबसे पहले आपको खांसी
और सोर थ्रोट यानी गला ख़राब और ज़ुकाम, ये सिम्टम्स आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल सिम्टम्स हैं। कुछ सिम्टम्स और भी होते हैं जैसे कि आप में आँखों में लाल होना, कंजक्टिवाइटिस हो सकता और डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, फ़ीवर बहुत ज़रूरी है। फ़ीवर और खांसी जो है वो ड्राई कफ़ हो, एक जो है बलगम निकलता है वैसी नहीं खांसी हो करके ड्राई कफ़ होती है इसमें। फीवर तो है, ये फीवर तो 100% होना है। काफ़ी सिम्टम है, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक होते हैं। अभी हम सिम्टोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो फीवर हो गया, कफ़ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, और इसमें आपका खांसी भी तो होगी, ज़ुकाम भी होगा इसमें। उसके बाद इसमें आता है कि थकान होती है, फटीग होती है, वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, हेडेक होता है। और सिम्टम्स में किसी में ये देखा गया है कि डायरिया भी हो सकता है, किसी में आपकी उंगलियों का कलर भी चेंज हो सकता है। और आजकल जो नए सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं वो ये है कि आपका जो टेस्ट होता है और जो स्मेल होती है उसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस आ जाते हैं। तो वहाँ पे भी इसमें किसी न किसी जगह असर हो रहा है। बट सबसे कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो एक सोर थ्रोट है, फीवर है, फटीग है, हेडेक है, वीकनेस है। ये अगर आप में से किसी भी आपको हो या आपके फैमिली मेम्बर्स को हो तो उसको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि हो सकता है हमें कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी जगह से इन्वॉल्व हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं कोरोना वायरस से। हमें अब एहतियात पे दूसरों से थोड़ा दूर रहना है, आइसोलेशन में रहना है। और अगर घर पे हैं, अभी तक साइम सिम्टम अगर आ गए हैं, अगर नहीं आए हैं, हल्के हैं, तो फिर आप उसको क्वारंटीन में रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आइसोलेशन और क्वारंटीन की बात की आपने, तो इसका डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस क्या है? तो क्वारंटीन एक वो चीज़ होती है जब हम किसी इंसान को रखते हैं जिसमें अभी तक पूरी तरह साइन एंड सिम्टम्स नहीं आया, यानी बीमारी नहीं है लेकिन हो सकता है आगे किसी कॉन्टैक्ट के साथ वो रहा है, वो एक रिस्क जोन में, एक रिस्क फैक्टर उसमें हो, तो उसको हम लोग अलग रख देते हैं ताकि दूसरे इससे बच सके। आइसोलेशन वो है जिसमें सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो ऑलरेडी बीमार है। तो क्वारंटीन जो बीमार नहीं है लेकिन खतरा है होने का, और आइसोलेशन की जो बीमार है। ये दो चीज़ें, जिन लोगों में सिम्टम्स आ गए हैं उनको हम आइसोलेशन में कर देते हैं। जैसे कि हल्का बुखार है, खांसी है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनमें, और ये देखा गया अमूमन कि 80% लोग, 80% लोगों में ये माइल्ड सिम्टम्स आएंगे और वो अपनी इम्यूनिटी से, जो बॉडी उनकी फ़ाइट करेगी, इम्यून सिस्टम, वो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो है 14 दिन तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, WHO ने ये कहा है कि 5 ऐसे लोग या इंडिया में 6 ऐसे लोग में जो बीमारी आ गई है उसमें से एक ऐसे हैं जो सीरियस हो सकते हैं, सिवियर सिम्टम्स आ सकते हैं, जिनको जो है सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। और ज़्यादातर वो लोग जो एज हैं, जो एल्डरली हैं और या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की डिजीज़ है, तो इन लोग को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और तुरंत अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है, तो इन लोगों को ऑक्सीजन पे रखने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को तुरंत अस्पताल में रिपोर्ट करके भर्ती कराना चाहिए और उनको ऑक्सीजन लगा करके उनको ठीक किया जा सकता है। तो लगातार ऐसे अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरन एक अस्पताल में जाके अपना चेकअप करा लें, ताकि ये जो डिज़ीज़ है पहले ही कंट्रोल में आ जाए। कि क्योंकि आपको भी सांस लेने में दिक्कत हो, आपको और भी दिक्कतें हो सकती हैं आगे, तो इसलिए जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी आप जाके एक बार डॉक्टर को चेक करवा लें। ज़्यादातर लोगों को गलत फहमियाँ ये होती हैं कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सिम्टम हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल रहते हैं, शायद उसको लाइटली ले लेते हैं, मगर आपने ये कहा कि हमें डॉक्टर से एक बार जी, अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है और ज़ुकाम है, गला भी ख़राब है, एकदम सूखी खांसी है, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ शायद मैं किसी से कांटेक्ट में आया हूँ, हो सकता है मार्केट गए हो सकता है हॉस्पिटल विज़िट किया हो या कहीं, तो एक ज़रूरी है अपने आप को अलग भी रखना बाकियों से और एक बार जाके दिखा लेना। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और आपके ही ज़रिए से हमारे नाज़रीन तक बहुत सी गलत फहमियाँ, बहुत सी एहतियात, ये चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, हम अगला सवाल आपसे गुजारिश करेंगे, आप डॉक्टर साहब बताएं हमें कि ये जो हमारे सिम्टम तो आपने बता दिया कि क्या हैं, ये कितनी देर तक किन चीज़ों पे इसको लेकर के बहुत से मिथ हैं, बहुत से लोगों की गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि आप जो बताएंगे वो ज़्यादा सही होगा कि कितनी देर तक किन चीज़ों पे ये वायरस, ये जरासीम रहता है।
तो अब अभी जितना कैसे ये वायरस एक 6 महीने पहले ही आया है, नवंबर से ही हमें पता चला है इसके बारे में सब लोगों को और पूरी दुनिया में। तो काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे देखा गया है, वहाँ से सैंपल लिए हैं, स्टडीज़ हुई हैं, लैंसेट ने भी की है, बाकी ने, WHO ने, CDC ने, सब ने अपनी अपनी गाइडलाइंस दी हैं। सो जहाँ तक कि मैक्सिमम लोगों ने ये देखा गया है कि जो आपके पेपर है, टिश्यूज़ जो हैं आपके और आपके कपड़े जो हैं, इसमें काफ़ी कम देर तक रहता है। जैसे अगर ये मान लें कि जो आपके पेपर हैं, कागज़ हैं, इस पे कुछ घंटों तक ही रहेगा और आपके कपड़े जो हैं उस पे 2 दिन तक रह सकता है। ऐसे आप बाकी सरफेसेस पे हैं, जैसे ग्लास पे है 4 दिन तक रह सकता है, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक रह सकता है, स्टील पे थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, 2 से 4 दिन तक रह सकता है, प्लास्टिक पे भी 2 से 4 दिन तक रह सकता है। और सबसे ज़्यादा ये देखा गया है जो हम लोग मास्क पहनते हैं तो उस पर वायरस 7 डेज़ तक डिटेक्ट हुआ है। मतलब मास्क जो हम बाहर से पहनते हैं, जहाँ से हम बाहर बाहरी हिस्से पे जी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा 7 दिन तक। अब इसमें थोड़ी स्टडीज़ ये भी हैं कि इन सब फैक्टर्स पे ह्यूमिडिटी, सरफेस, टेम्परेचर, ये सब इफ़ेक्ट कर रहा है। बट हमें ये ज़रूर देखना है कि ये चीज़ पहले जैसे वायरसेस थे नॉन लिविंग चीज़ों पे नहीं रह पाते थे, बट कोरोना वायरस अब एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों से अगर हम टच कर रहे हैं तो हमें अपने हाथ ज़रूर धोने हैं और वो एरिया सैनिटाइज ज़रूर करना है। 3 चीज़ों का प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज योर हैंड, मास्क पहनना है जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत है मतलब N95 मास्क हर जगह पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप जब अस्पताल में हैं, किसी मरीज़ की देखरेख कर रहे हैं, डॉक्टर हैं या पैरामेडिक्स हैं, उनको N95 पहनना चाहिए। लेकिन आप बाज़ार में जा रहे हैं या आपको पता है कि भीड़ भाड़ में हमें जाना है और वहाँ हर किस्म के लोग होंगे, तो आप सिर्फ कपड़े का मास्क या 3 प्लाई जो सर्जिकल मास्क है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जैसे जॉगिंग, आपको पार्क में खुली जगह है, उसमें आपको जॉगिंग करना है या आपको एक्सरसाइज करना, उसमें मास्क लगाने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जुडिशियस यूज़ ऑफ मास्क भी ज़रूरी है। अब लोगों को देखा गया अक्सर कि गाड़ी चला रहे हैं, खुद अकेले ड्राइव कर रहे हैं और N95 मास्क पहने, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मास्क भी पहने गाड़ी चलाने के वक्त, क्योंकि इसके भी जो स्टडीज़ हुई हैं कि इसके भी डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं कि बार बार जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरे ख्याल है कि ये ट्रैफिक के मेरे ख्याल रूल्स में से है कि बगैर आप मास्क लगाए हुए गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए शायद लोग लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मास्क आप लगा सकते हैं, आप कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन N95 मास्क पहनना, N95 मास्क पहनना ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। उसमें ये देखना, अगर आपके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं बीमार हूँ, मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, तो तब आपको ज़रूरी है, लाजमी है कि आप मास्क ज़रूर पहनें। घर पे भी रहें, बच्चों से दूर, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं बाकियों को बचाएं, तो मास्क पहनें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम फिट हैं और ऐसा कुछ एक्सपोज नहीं हुए हैं और मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मास्क पहने, बट N95 नहीं। आप एक सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं, ट्रिपल लेयर वाला, या तो एक कपड़े का मास्क भी पहन सकते हैं। वहाँ जाके बस आपको 3 ही चीज़ें रखनी हैं कि भाई आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सिंपल मास्क पहनना है और आपके हाथ और जो आपको सैनिटाइज़ करने हैं, चाहे आप सैनिटाइज़र से कर लें 70% अल्कोहल से, या तो फिर आप सीधे साबुन से धो लें जैसे ही आएँ। कहीं पे भी बाहर जाने से पहले ये 3 चीज़ें जो SMS जो मैं बता रही थी अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने जहन में एक बार बिठा लें कि ये SMS से ही चलना है। मैं चाहूँगा सबसे पहले सैनिटाइज योर हैंड, मास्क पहनिए जहाँ पे ज़रूरत है, एंड ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। आप बाज़ार जाते हैं, ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं या सब्जियां ख़रीदते हैं, तो ये अश्योर कर लें कि वहाँ पर जाके मास्क आप पहने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। आप बाज़ार जाते हैं, ग्रॉसरी ख़रीदते हैं और सब्जियां और मैं ये सवाल आपसे करने वाला था, क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है और मेरे ख्याल हर आदमी का कहीं ना कहीं इससे सामना हो रहा है। बाहर जो हम चीज़ें अपनी ज़रूरत के सामान बाहर से ला रहे हैं, सब्जियां हैं, बहुत से सामान हैं, और किन किन चीज़ों को हम डिसइंफेक्ट करें, तो इस पर आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सब्ज़ी या ग्रॉसरी लेकर के आए हैं घर में, तो आप सबसे पहले अपना हाथ जो है सोप और वाटर से अच्छी तरीके से धो लें। आप सबसे पहले आप डोर नॉब अपना छूते हैं या हैंडल छूते हैं डोर खोलने के लिए, तो आप पहले इत्तला कर दें घर में कि भाई हम आ रहे हैं, और दरवाज़ा खोल के रखिए ताकि आपको छूने की ज़रूरत ना हो।
आप सब्जियां लेकर के एक कोने में रख दीजिए घर के। सबसे पहले अपने हाथ को साबुन से और पानी से धो लें। जैसे अभी मैम बता रही थी कि जैसे आप बाज़ार से आ रहे हैं और अपने सब्जियों को धोने से पहले, कुछ करने से पहले कॉर्नर में रख लें, सबसे पहले अपने हाथ धो लें। तो हाथ जो धोएं साबुन और पानी से धो लें सबसे अच्छा है, लेकिन कोशिश ये करें कि एटलीस्ट 20 से 40 सेकंड तक साबुन से रगड़ के, एक हैंड हाइजीन होती है उसमें 5-7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स WHO ने बताए हैं, वो पूरा फॉलो करें। वो करते हुए जब आपके हाथ पूरी तरह साफ़ हो गए, अब आपको लगता है कि अब वो सब्जियां जो हैं उनको भी हम साफ़ कर लें, तो उसको सीधे पानी में धो के एक जगह बाहर रख दें ताकि वो एयर ड्राई हो जाए, और एयर ड्राई के बाद फिर आप उसको कंज्यूम कर लें। तो ऐसे ही आपसे हाथ धोने का आपने जिक्र किया है, और मेरा ख्याल है कि इससे पहले हम लोग किसी एपिसोड में जिक्र इसका कर चुके हैं PPE किट को लेकर के, लेकिन हम चाहेंगे, चूँकि मैं व्यूअर्स देख रहे हैं, हो सकता है पहली दफ़ा वो आपका रूबरू हूँ आपसे, हाथ धोने का सही तरीका क्या है? जी, तो हाथ धोने का सही तरीका ये है जो हमारे WHO ने बताए हैं, वो ये कि सबसे पहले जब आप हाथ धोने जाएंगे तो आपको अपने पीछे ये देखना है कि जिसमें प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं वो करना है। तो जैसे घड़ी है, कुछ अंगूठियाँ हैं, कुछ उसको अलग हटा लें, उसको हम लोग बाद में सैनिटाइज़ कर लेंगे अगर हम बाहर से आ रहे हैं। तो ये जैसे हमने घड़ी हटा ली अभी, तो अब हमारे हाथ में और कुछ अंगूठी नहीं है, कुछ नहीं, हाथ साफ़ हैं। तो सबसे पहले जो हम अपना जो टैप है, जो सब वो है, नलका है, उसे उस इस बार पे एडजस्ट कर लें कि वो इतना तेज़ ना हो कि उसके स्प्लैशेस हम पे आएँ। तो हमने वो एडजस्ट कर लिया, अब हमें लगता है कि अब हम हाथ धो सकते हैं। ठीक, तो हमने खोल के अपने हाथ वेट कर लिए। वेट करने के बाद अब हमें उस टैप को टच नहीं करना है, एल्बो से हमने टैप को बंद कर लिया ऐसे रगड़ के। ठीक है, तो पहला स्टेप जिसको हम पाम टू पाम कहते हैं, और फिर हमने जैसे हाथ वेट करने के बाद एडुकेट अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी जो लिक्विड सोप है वो ले लिया, बेस्ट रहता है अगर है तो। लिक्विड सोप अपने 3 to 5 ml ले लिया। सोप और जो बार आती है उससे भी कर सकते हैं, मगर अगर है वो ज़्यादा है, आपका टच नहीं होगा, लिक्विड है। तो लिक्विड लेने के बाद जब आपने एडुकेट अमाउंट ले लिया, तो हमें आपको झाग बनाना है। तो पहला स्टेप यहाँ आ जाता है पाम टू पाम। तो ये आपका पहला स्टेप है, आपने पाम टू पाम रगड़ लिया ऐसे। ठीक है, और उसके बाद इसी के बाद दूसरा आ जाता है इसके पीछे। तो ये देखते हुए कि पूरे हाथ पे है, आपको ये रगड़ना है ऐसे, और फिर सेम दूसरे हाथ पे रिपीट करना है, हर स्टेप दूसरे हाथ पे रिपीट करना है। तीसरा स्टेप आता है इंटरवेब, जिसे बोलते हैं, इसके बीच में करने के लिए। ये आपने कर लिया 3 से 4 बार दोनों हाथों के। देखिए ये आपके 3 स्टेप यहाँ हो गए। चौथा स्टेप फिर आपके फिंगर्स पे आ जाता है। तो आपने थंब के लिए है ये घुमा के रोटेट 3 से 4 बार कर लिया, और सेम दूसरे हाथ पे आपने रिपीट कर लिया। अब आ जाता है आपका 5वां। तो ये आपके बैक ऑफ योर फिंगर्स के लिए, यहाँ के लिए है। इसको एक हाथ फर्म रखते हुए स्ट्रेट इसको घुमाना है। तो आपने ये 5 से 7 बार उठा घुमा लिया, और सेम रिपीट कर लिया दूसरे हाथ पे। तो आपके यहाँ 5 हो गए। छठा जो है, ये हाथ फर्म रखते हुए दूसरे हाथ के जो आपके ये जो फिंगर जो अंगो ये हैं, क्या बोलते हैं इनको, एंड्स ऑफ फिंगर्स, और ये नाखून है उनके लिए है। तो इसको घुमाना है सर्कुलर मोशन में ऐसे। ठीक है, और ऐसे जब ये आप कर लेंगे तो यहाँ आपके 6 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका हाथ साफ़ हो गया। अब रिस्ट है, तो रिस्ट को यहाँ से घुमाते हुए 4 से 5 बार, और यहाँ से 4 से 5 बार, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जब आपको धोना है, एक हाथ ऊपर रखते हुए आपने एल्बो से टैप खोला, और पहले अपना हाथ धो लिया, और फिर पूरी बाजू पूरी तरह, फिर ये ऊपर करते हुए दूसरा हाथ वैसे रिपीट किया, और फिर ऊपर हाथ रखते हुए एल्बो से बंद कर लिया। फिर एक टिश्यू ले लिया आपने, या कोई टॉवल अगर घर में, साफ़ टॉवल, उससे हाथ पोंछ लिया। तो यहाँ हमने देखा कि ये 7 स्टेप हैं। पहले 3 स्टेप आपकी उंगलियों के हाथ के लिए हैं, और बाकी के 3 स्टेप आपकी फिंगर्स के लिए और एक रिस्ट के लिए। तो ये पाम टू पाम फर्स्ट, ये पीछे सेकंड, ये इंटरवेब थर्ड, ये आपका थंब 4, और ये आपका बैक ऑफ फिंगर 5, और ये आपका सर्कुलर 6, और फिर रेस्ट 7। यहाँ आपका प्रॉपर स्टेप्स हो गए WHO की तरफ से। डॉक्टर साहब, आपने पानी का जिक्र किया है अभी जी। तो पानी, हमारी ज़िंदगी पानी है, पानी के बगैर हम अधूरे हैं। तो एक चीज़ ये मालूम करना था, और ये आप हमारे व्यूवर्स को बता दें कि पानी को लेकर के, क्या पानी से ये जो आपका बैक्टीरिया है, जरासीम, ये मर जाता है? और पानी पीने में क्या हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? एक तो जो ये जरासीम है, ये वायरस है, और ये देखा गया है कि अभी तक वाटरबॉर्न में ऐसा, मतलब पानी से नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्योंकि वायरस है, हो सकता है तो हमें वो सीधे, और हमारे यहाँ के जो इंडियन सिनेरियो है, यहाँ के जो हमारे पानी के जो हमारे नलके पुराने हैं, पाइपलाइंस पुरानी हैं, तो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन हो सकता है सीवर लाइन से। और सीवर में फीसेस में ये देखा गया है कि वहाँ पे वायरस प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मिल जाए गलती से, या कभी पुराने हैं, कहीं क्रैक हो गया है, कुछ हो गया है, टूट गए हैं, जंक लगे हुए हैं, तो अगर कंटामिनेशन होता है तो यहाँ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आप खतरे में आ जाएंगे। तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर जहाँ पे RO के जो आपके फ़िल्टर्स लगे हुए हैं,
IS मतलब अच्छे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, वो यूज़ करें। अगर फ़िल्टर्स नहीं हैं तो सिंपल पानी को बॉईल कर लें, ठंडा करके आप पी लें, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना है, फ्रिज में एकदम फ्रीज़ करना भी नहीं है, नॉर्मल जैसे है आप ठंडा करके वो पी सकते हैं। तो बेस्ट थिंग यही है, आप बॉईल करके पानी पी लीजिए, तो सारे वायरसेस उसमें ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप लोगों का कि आप लोग वक्त निकाल के आए, और ये हमारी बहुत ही ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, जिसके लिए हर इंसान कोशा है और जानना चाहता है। एक सवाल मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि जिस पे हम बात कर लें कि एक इंसान जिसका ताल्लुक़ बाहर से, रोज़मर्रा बाहर जिसको जाना है और वो एक्सपोज़ होता है लोगों के बीच में, अब उसे नहीं पता कि वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ बैठ रहा है, ऐसे में वो घर में वो आ रहा है तो उसे क्या एहतियात बरतनी चाहिए, वो कैसे घर के अंदर लोगों को महफूज करे, ख़ुद भी महफूज रहे और घर वालों को भी वो बचा सके। मजबूरी उसकी बाहर जाना है, वो डेली बाहर जाता है। तो जैसे भी हम लोग स्टार्टिंग में भी बीच में बोला था मैम ने कि जब कोई घर पे आ रहा हो तो सबसे पहले एक इत्तला और घर में बता दे कि मैं आ रहा हूँ, ताकि दरवाजे खुले रहें, तो आपको टच नहीं करना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, वरना आपको वो सब कुछ सैनिटाइज़ करने पड़ेंगे, नॉब भी, टेबल भी, सब कुछ। तो जब दरवाज़ा खुला है आप सीधे जाएँ, तो किसी से भी मिलने से पहले डायरेक्ट आप बाथरूम चले जाएँ। तो सबसे पहले तो जूते उतारेंगे, तो कोशिश ये करिए कि जूतों से भी देखा गया है कि वायरस हो सकता है, उसके थ्रू जा सकता है, तो जूते को आपको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। तो उसको या तो बाहर ही उतार दें, जो घर के अंदर जाने से अच्छा है कि बाहर रख दें, और वहीं पे अंदर की जो चप्पल है वो पहन लें, और वो पहनने के बाद सीधा अपना बाथरूम में चले जाएं। बाथरूम में अपने कपड़े उतार दें, उतारने के बाद उनको धो लें, ठीक है। अब कोई कहता है हर बार जाएंगे तो धोएंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ आप मतलब कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में गए हैं, तो ज़रूर धोएं, क्योंकि उससे अच्छा और कोई है नहीं जो हमें बचाए। तो वो आपको ज़रूरी प्रिवेंशन एक मेथड है जो आपको करना है। क्योंकि हमारे घरों में बुज़ुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं, तो हमसे बीमारी बुज़ुर्ग या बच्चों का भी प्रोटेक्शन करना है, तो एहतियात के तौर पे नहा लें और अपने कपड़े धो लें। ये दो चीज़ों का बहुत फ़ायदा है कि हमसे जो है बुज़ुर्गों को और बच्चों को बीमारी नहीं फैलेगी जी। और नहाएंगे तो आपके खुद ही साबुन यूज़ करेंगे अच्छे से रगड़ के, तो वायरसेस ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे आपके बॉडी के ऊपर जो है। बाकी आप मास्क लगा के गए होंगे तो वो भी, आप मास्क को ये है कि जो सर्जिकल मास्क है वो बस 6 से 8 घंटे ही काम करता है, तो उसको बार बार यूज़ नहीं करें। पहनने के बाद उसको बंद डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें। तो और उसके बाद आप अंदर आ जाए। अंदर आने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप में साइनस सिम्टम है या आप कभी एक्सपोज हुए हैं या गलती से हुए हैं, तो दूरी बना के रखें, हर एक से 1 मीटर की दूरी। अगर आपको लगता है कुछ नहीं, तो आप आराम से अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले ये एहतियात कर लें कि हम जो है एहतियात कर लें ज़रूर, अपने आप को अच्छे से नहा के धो के साफ़ कर लें, अपने कपड़े अलग करके धो लें। कि डॉक्टर साहब, ये तो हमने ज़ाहिरी जो बाहर का हमारा था ये हमने एहतियात कर ली। अब ये है कि हम अंदर से अपने जिस्म को तैयार करने के लिए कहा यह जा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम इंसान का जो है वो अगर अंदर से आपके अंदर ताकत है, तो आप ये मेरा ख्याल है वायरस छोटा पड़ जाएगा, शायद कमज़ोर पड़ जाएगा उसके सामने। तो इसे हम ताकत देने के लिए, अपने जिस्म को तैयार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो? जी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस वक्त। और आप ये पता होगा आपको कि बुज़ुर्ग और बच्चों में ज़्यादा बीमारी हो रही है, तो भाई बुज़ुर्ग और बच्चे दोनों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो सबके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ताकि इस वायरस से लड़ सके हमारा इम्यून सिस्टम, हमें खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। खाने पीने में ज़्यादा कहा जा रहा है कि ग्रीन टी पिएं, और अदरक का इस्तेमाल हो, कलौंजी का इस्तेमाल हो, और ये टर्मरिक जो हल्दी होती है, हल्दी हमारे ऐसे भी मसालों में पड़ती है, लेकिन हल्दी को दूध में देके पीना चाहिए, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अंदर से, बॉडी हमारी ये सब खा करके तैयार रहे कि वायरस को एकदम टफ फाइट दे और हमारे अंदर से सिम्टम्स, ये वायरस ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि वर्जिश या योगा का भी बहुत फ़ायदा है, ताकि हमें योगा जब करते हैं तो हमारा लंग्स बहुत मजबूत होता है, और ये जरासीम जो है लंग्स के ऊपर अटैक करता है ये वायरस, तो हमारा लंग्स जब मजबूत होगा तो उसको और रोकने में मदद करेगा। तो दो चीज़ें, हाँ, बॉडी फिट रहेगी। 2 चीज़ों का ध्यान है कि एक्सरसाइज करना है हमें, और दूसरा खाने पीने में इन सब चीज़ों का, जैसे कलौंजी है, टर्मरिक है, जिंजर है, और अदरक है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल। और ग्रीन टी के भी बहुत फ़ायदे देखे गए हैं। ग्रीन टी आप पीते रहिएगा तो आप इम्यूनिटी बूस्टअप होगी आपकी, और आप तैयार होंगे कि इस वायरस को हम
से लड़ सकें और अपने आप की हिफाजत कर सकें। जी, और डॉक्टर यहाँ साहब, एक ये ध्यान देना है, ज़रूर बीच में बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ इम्यूनिटी कम करती है वो चीज़ ना करें। जैसे कि आप अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें नहीं है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं कि कुछ भी नहीं बट एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स नहीं लेने, स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं करना। जो मैंने बताया एक्सरसाइज इज़ मस्ट, और बाकी जो आपके डोमेस्टिक जो आप लोग ले रहे हैं, जो कलौंजी और अदरक और ये बोला, यही एक चीज़ है जो बूस्टअप करेगी आपकी इम्यूनिटी को और आपको रेगुलरली फिट करेगी, एंड दैट इज़ हाउ आप फाइट करेंगे। और वही है कि कोरोना से अब हमें डरना नहीं है, लड़ना है समझदारी से। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं, ये दादी माँ के घरेलू नुस्खे जिस वक्त हमारे माशरे में हैं, हम चाहते हैं कि ये नुस्खे हमें बचा ले जाएंगे, तो ऐसे में क्या मशवरा देंगे कि आप किन लोगों को टेस्ट करा लेना चाहिए जा करके? जी देखिए, टेस्ट उन्हीं को कराना है जो लगे कि साइन एंड सिम्टम जिसमें आ रहे हैं। अगर किसी को हल्की ज़ुकाम खांसी है, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बोला था कि 80% लोग ऐसे हैं जो विदाउट ट्रीटमेंट रिकवर हो जाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको ज़्यादा सिवियरली सिम्टम्स होंगे, जिसमें जैसे 6 में से 1 है, 5 में से 1 है, तो वो लोग हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके साइन एंड सिम्टम सिवियर हो रहे हैं, आपको फीवर आ रहा है, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है, तो तब जाके आप एक अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई जाँच होगी। अपने से ना तो कोई जाँच कराइए, ना ही कोई ट्रीटमेंट लीजिए। जो हमारे ये वबा है, इसमें मज़ीद मशवरा आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, नाज़रीन को? मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो जिसका बताना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था और इस गुफ्तगू में हमारे वो छूट रहा है, उस हवाले से आप मैसेज भी दे दें और हमारे जो व्यूवर्स नाज़रीन हैं उनको आप बताएं कि वो क्या करें और क्या ना करें। जी, मेरा तो डिपार्टमेंट ही यही है, तो आई एम ए स्पेशलिस्ट ऑफ कि सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वही हमें आज बचा रहे हैं, वही हमें बचाएंगे। तो सबसे पहले जो SMS है वो हमें अपने जहन में बिठा लेना है कि भाई आपको साबुन से धोना है, सोप वाटर से, ठीक है, अपने हाथ, दैट इज़ सैनिटाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हर 5 मिनट हर धोने, अगर एक्सपोज हुए हैं तो, और जितना हो सके उतना। दूसरी चीज़, मास्क ज़रूर लगाना है अगर आप बाहर जा रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं और भीड़ भाड़ के एरियो में जा रहे हैं या हेल्थ केयर सेक्टर में विज़िट कर रहे हैं, किसी को लेके जा रहे हैं तब। और सेकंड थिंग आपकी आ जाती है SMS, तो मास सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, 1 मीटर की दूरी जो मैं बता रही हूँ, वो मतलब 100% आपको करनी है, चाहे आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब यहाँ एक चीज़ और आती है कि प्रिवेंशन को कैसे करें। तो अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, अपने स्टेट से बाहर आ रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर रखें कि अगर आपके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने आप को दूर रहें, सबसे ज़्यादा रहें। दूसरी चीज़, अगर आए हैं फिर भी साइन सिम्टम्स नहीं है तो भी अपने आप को आप क्वारंटीन 14 दिन के लिए रख लीजिए घर पे। आपका बाथरूम थोड़ा सा अलग हो ताकि वहाँ ज़्यादा लोग ना जाएँ, खाएँ। ऐड करना चाहेंगे, क्वारंटीन इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप एक्सपोज हुए तो 1 से 14 दिन के अंदर में सिम्टम्स, आपके इंक्यूबेशन पीरियड है जिसको कहते हैं वायरस का, आपके सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। 1 से 14 दिन के बाद आपके अगर सिम्टम्स नहीं अपीयर हुए, इसका मतलब आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं। अच्छा, इसलिए 1 से 14 दिन आपको अपने दिमाग में रखने ज़रूर है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, बूस्टअप करें, SMS को ख्याल रखें, बुज़ुर्गों को बचाएं, बच्चों को बचाएं, और जितना हो सके उतना घर से बाहर ज़्यादा मत निकलें, मजबूरी हो तो निकलें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके निकलें। डॉक्टर साहब, आपसे भी चाहेंगे कि अब हम बहरहाल वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म होने के करीब है, बल्कि ख़त्म होने वाला है। ऐसे में आप हमारे जो व्यूवर्स नाज़रीन हैं जो आपको सुन रहे हैं, आप ख़ास तौर से ख़वातीन को मशवरा दे दें, जो घर की माँ बहनें हैं, जिनकी जिम्मेदारियाँ जिनके कंधों पे हैं, आप उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए? ख़वातीन को ये कहेंगे कि अपने बुज़ुर्गों का और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और उनके खाने पीने में अदरक, टर्मरिक और कलौंजी का इस्तेमाल बहुत सबसे ज़्यादा करें, और ग्रीन टी बना करके दें बुज़ुर्गों को ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। और इसी से ख़वातीन तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है उनके ऊपर ये है कि अपने बच्चों को भी बचाना है, जो अपने शौहर हैं वो जा रहे हैं काम पर, उनको भी जो है बचाना है इस इन्फेक्शन से, और अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल करना है और अपना भी ख्याल करना है। तो ख़वातीन के लिए इस वक्त थोड़ा टफ़ टाइम है, बट हम लोग सब मिल कर के जो है एक साथ ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह ये वक्त भी गुज़र जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, एक ज़िम्मेदार शहरी बने, एक जागरूक नागरिक बने, और इस महामारी का मुकाबला हमें करना है। ऐसे में हमें एहतियात बरतनी है। डॉक्टर साहब ने जो मशवरे दिए हैं, हमारे गेस्ट ने, हमारे पैनल ने, हमें उम्मीद है कि इन मशवरों पे आप अमल करते हुए ख़ुद भी महफूज रहेंगे,
अपने घर वालों को महफूज रखेंगे और अपने माशरे को महफूज रखेंगे। ये हमारी एक शरई ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है, समाजी ज़िम्मेदारी है। तो हमें एक ज़िम्मेदार नागरिक बनना है और इस महामारी को रोकना है। तो हमें इजाज़त दीजिए, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम बतौफ़ैल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जल्द से जल्द इस महामारी से हम सबको निजात दे।